स्टार्ट। यस क्लास 11 जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूं दैट इज क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर बेसिकली 4 टाइप के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये डिनोट करती है शेल, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर डिनोट करते हैं एल से। ये डिनोट करती है कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर किस सबशेल को बिलोंग कर रहा है। सबशेल 4 टाइप के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एल 0, 1, 2, 3। उसके बाद थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम करिए कैरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे एम से डिनोट करते हैं। ये डिनोट करती है सबशेल के अंदर किस ऑर्बिटल में है, यानी एम की वैल्यू -L से लेकर +L तक कुछ भी हो सकती है। उसके बाद फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर ये बताती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों में से कौन सा है। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ हाफ ही क्यों, ये हाफ नंबर ही क्यों चूज किया गया। 5/7 क्यों नहीं चूज कर लिया गया, 3/5 क्यों नहीं चूज कर लिया गया। इसके पीछे रीजन है। एक चीज बताइए, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की प्रोबेबिलिटी निकाली जाए तो एक ही तरीका है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का। टोटल तरीके कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकली 1/2। प्लस और माइनस तो केवल डिनोट साइन दिखा रहे हैं रोटेशन का, तो +½ और -½ राइट। अब सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि सोडियम के 8th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो 4 तो यहां होंगे, 5वां यहां पड़ेगा। तो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5th ये हुआ, 6th ये हुआ, 7th ये हुआ, 8th ये हुआ, 9th ये हुआ, 10th ये हुआ, ये है 8th इलेक्ट्रॉन यहां पड़ेगा। क्या लिखा है 2, तो n की वैल्यू हो गई 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। p लिखा है तो एजीमूथल क्वांटम नंबर हो गया 1। m की वैल्यू -1, 0 +1 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू डाउन हेडेड है तो इसकी वैल्यू -½ होगी। दूसरी और एक चीज क्वांटम नंबर को बता ही रहा हूं, n+L रूल भी यही बता देता हूं। n+L रूल ये बोर थे जिन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल एक क्वांटम नंबर पे होती है, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। बोर का मॉडल ऑफ एटम हर उस आयन के लिए है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा होता ही नहीं, क्योंकि बोर स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके बाद आया समरफेल्ड्स मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक क्वांटम नंबर नहीं 2 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, L, N एंड L बोथ, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमूथल क्वांटम नंबर।
अब 3D और 4s, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए 4 है, इसके लिए l की वैल्यू इसके लिए 2 है, इसके लिए 0 है, तो n प्लस l इसके लिए कितना हुआ 5, इसके लिए हुआ 4, इसके लिए कम है ना, तो जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी वो पहले भरा जाएगा। यही कारण है कि अबाउ सीरीज में 4s की फिलिंग 3D के पहले होती है, राइट। नेक्स्ट केस ऐसे ही 6s, 4f और 5d, एंड 6, 4, 5, l 0, 3, 2, n प्लस l 6, 7, 7, सबसे कम वैल्यू किसकी आई 6s की आई, यानी पहले भरा जाएगा 6s, और 4f और 5d दोनों के लिए इसकी वैल्यू सेम है, तो इनर शेल कौन है 4th, तो यही कारण है कि 6s के बाद पहले 4f भरा जाएगा फिर 5d भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने रेज किया था कि क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 24 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, 2, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24। अगर तुमसे कहा जाए कि क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताओ, तो ऐसे केस में 4s2 3d4 को देखो, 3d ना फुलफिल में है ना हाफ फिल में है। हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर कोई सबशेल फुल फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है, वो बहुत स्टेबल होता है, राइट। लेकिन 3d में 3d हाफ फील्ड कब होगा इसमें 5 हूं, फुल फील्ड कब होगा इसमें 10 हूं, और 4s हाफ फील्ड कब होगा इसमें 1 हूं। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 4s1 3d5। आपका अपना लॉजिक क्या है कि एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा, 4s1 में होगा या 3d5 में होगा, आपका अपना व्यू क्या है, बेहद इंटरनल क्वेश्चन। तो आपके लिए बता दूं कि क्रोमियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में पड़ेगा, 3d में नहीं। और मुझे सुन लीजिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो रही है, मान लिया ना 4s में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना 3d में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पहले 4s भरेगा, जब 4s में इलेक्ट्रॉन आए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउट है उस पर लगा, वो न्यूक्लियस ही कुछ क्लोज कर दिया। लेकिन 3d फिर होने भी आएगा, 3d भी आएगा 5, यहां पे 5 आएगा, वैसे 10 आ सकते हैं, यहां 5 है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन होगा 3d, दूर कौन होगा 4s, तो आउटर तो एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन होगा 4s, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +8, राइट। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग केस बनता है कॉपर में। कॉपर का 29 होता है, कॉपर इट इज 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, 3d9, यहां भी रीअरेंज हो जाता है, तो 4s1 और 3d10 हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड, ये हाफ फील्ड, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर ऐसा होता तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई होती,
तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई होती? तो सोडियम की वैलेंसी हो गई होती 1, तो आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती? +1, राइट। लेकिन कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। कॉपर के ऊपर चार्ज 2, अगर कॉपर के ऊपर चार्ज 1 होता तो यहां से मिल रहा है, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला Cu2SO4 होना चाहिए, लेकिन होता CuSO4 है, क्योंकि जितनी आसानी से आपने 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में ट्रांसफर कर दिया, उतनी आसानी से वो होता नहीं। खुद ही सोचो, 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या 3D जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी 3D है। तो न्यूक्लियस से क्लोज कौन पड़ा? 3D। और न्यूक्लियस से दूर कौन पड़ा? 4s। और एनर्जी गैप इतना लार्ज है कि 4s का इलेक्ट्रॉन आसानी से 3D में एकोमोडेट नहीं हो पाता। यही कारण है ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन प्रैक्टिकली पाया गया ये रॉन्ग है, और वो होता है तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 होता है। इसे क्लियर?